हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयांश निगम में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आइए आज हम आपके साथ बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर कर रहे हैं, जो कि हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे स्टूडेंट करने में थोड़ा हेजिटेशन भी मानते हैं कि ये कैसे समझ में आएगा। तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से आज आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी जो होती है प्रोडक्टिव टेबल, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने एक आवर्त सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आवर्त सारणी है क्या। तो आवर्त सारणी का जो मॉडल है ये डोल्फर नियंत्रण पर सिद्धांत होता है, जिसे त्रिक नियम कहते हैं, यानी ये 3 कार्यप्रणाली पर चलता है। तो जो आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है डोवर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो 3 नियम पर चलता है। तो इसमें कुछ गैसेस होती हैं, उनके फिर भी परमाणु क्रमांक होते हैं, उनके आधार पर ये माना जाता है। जैसे Li है, नाइट्रोजन है, कैडमियम है, कैल्शियम है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो उनके परमाणु क्रमांक दिए होते हैं, इनके आधार पर ये माना जाता है। अब ये तो एक होता है त्रिक नियम, एक होता है इसमें अष्टक नियम। तो अष्टक नियम जो है न्यूलैंड नाम से वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका नियम दिया था। और जो त्रिक नियम था डोवर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस नियम दिया था। एक इसमें आता है मैंडलीफ, आपने सुना होगा मैंडलीफ आवर्त सारणी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये फादर ऑफ आवर्त सारणी कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंडलीफ वैज्ञानिक ने ही आवर्त सारणी का बारे में खोजबीन की थी। तो ये बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि जो आकर्षण बल होता है वो प्रोडक्टिव टेबल में किस प्रकार से दर्शाता है। तो जो आकर्षण बल होता है प्रोडक्टिव टेबल में ये घटते क्रम में दर्शाया जाता है। ये आकर्षण बल प्रोडक्टिव टेबल में अगर एलिमेंट्स की बात करें तो ये घटते क्रम में दिखाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें तो ये प्रोडक्टिव टेबल में एक तरफ से घटती सीरीज में होती है और दूसरी साइड से बढ़ती सीरीज में दर्शाई जाती है। अगर आगे अपनी परमाणु त्रिज्या की बात करें तो इसमें कुछ तथ्य लिखा जाता है कि ये एक तरफ से घटती है तो एक तरफ से बढ़ती भी है। इसमें आता है कि साइज मैग्नेटिक नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट टेक्नोसी इलेक्शन गेन टेक्नोडी। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ से उनका इंक्रीजन होता है, एक तरफ से डिक्रीजन होता है। तो आइए अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें कि आवर्त सारणी संबंधित प्रथम प्रयास है। तो आवर्त सारणी का प्रथम प्रयास वैज्ञानिक डोल्फर ने किया था। डोबर वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसका सिद्धांत दिया था। अब आगे देखते हैं, जैसे हमने अपना स्टार्टिंग में देखा था कि डोबर नियर का सिद्धांत फिर किसने दिया था, तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, उसमें त्रियक जो हमारा त्रिभुज प्रकार से होता है, त्रियक सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं कि आवर्त सारणी संबंधी दूसरा प्रयास किस वैज्ञानिक किया था, तो न्यूड वैज्ञानिक थे, न्यूलैंड वैज्ञानिक नाम से, इन्होंने इसका दूसरा प्रयास किया था। अब न्यूलैंड वैज्ञानिक ने सिद्धांत अष्टक नियम पे दिया था। पूछा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूलैंड का सिद्धांत क्या था, तो अष्टक नियम पे इन्होंने दिया था। अब आता है फादर ऑफ आवर्त सारणी, यानी कि फादर ऑफ प्रोडक्टिव टेबल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैंडलीफ वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही प्रोडक्टिव टेबल का सबसे पहला या सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण विचार इन्हीं का था, जो कि प्रोडक्टिव टेबल में अब तक माना जाता है। आगे देखते हैं मैंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था। अब जो मैंडलीफ वैज्ञानिक थे उनका बेसिस क्या था, तो उन्होंने परमाणु भार जो कि एटॉमिक वेट होता है उस पर इन्होंने अपना आवर्त सारणी दी थी। अब इनकी आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो इनकी आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं कि आवर्त सारणी में किन तत्वों को कितने तत्व माने गए हैं आधुनिक जो वर्तमान में, तो 118 तत्व माने गए हैं। आगे देखते हैं कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है। अगर उसमें कृत्रिम तत्वों को माना जाए आर्टिफिशियल जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं, तो 20 हैं। अगर मेटल की बात की जाए धातु, कितने धातु हैं कितने मेटल हैं, तो 91 उसमें
धातु हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी से कितने समूह में कितने आवर्त हैं? तो मेंडलीव आवर्त सारणी में 9 तो ग्रुप हैं और 7 उसके आवर्त हैं। 9 तो ग्रुप में बांटा है और 7 उसमें उसको आवर्ती में डिवाइड किया है। आगे देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में शोधन क्या है? तो उन्होंने मोजेल को शोधन में बताया है कि क्या हम शोधन इसमें कर सकते हैं, क्या संशोधन हो सकता है। आगे देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित, अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो वो किस चीज़ पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर वो आधारित है कि आवर्त सारणी में क्या होता है। अब मेंडलीव जो वैज्ञानिक थे किस देश के थे? तो ये रूस के थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रूस देश के थे जो कि वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी प्रोडक्टिव टेबल के बारे में बताया। आगे देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रथम तत्व था, और उनके सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन उनका सबसे पहला एलिमेंट्स माना जाता है जो उन्होंने उसमें आवर्त सारणी में रखा था। आगे देखते हैं कि आवर्त सारणी का प्रमुख दोष क्या है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसका एक दोष भी है, तो हाइड्रोजन की स्थिति जो उन्होंने बताई थी वो ही इसमें दोष माना जाता है। आगे देखते हैं मेंडलीव की सारणी में नहीं था। अगर बात की जाए तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है प्रोडक्ट टेबल है उसमें कौन सा तत्व या कौन सी गैस नहीं पाई जाती? तो आवर्त गैस जो होती है ये उसमें नहीं पाई जाती। आगे देखते हैं धातु व अधातु दोनों के गुण रखे जाते हैं। तो दोनों के जो गुण है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन तीनों प्रकार के पदार्थ के अंदर ही रखे जाते हैं। ये ना तो धातु होते हैं ना अधातु होते हैं, उनके बीच की कड़ी होते हैं। अगर आप बात की जाए कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल पदार्थ है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल पदार्थ है। अब सबसे अच्छा तन्य, सबसे अच्छा जो कि फेरेबल या जो फ्लेक्सिबल चीज़ कौन सी मानी गई है? तो सोना। गोल्ड को सबसे अच्छा मेटल माना गया है जो कि किसी भी आकार में किसी भी शेप में ढल सकता है। आगे देखते हैं किन तत्वों की भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे देखते हैं आवर्त सारणी से अक्रिय गैस कहाँ रखी गई है? तो जो आवर्त सारणी है प्रोडक्टिव टेबल है उसमें अक्रिय गैस कहाँ पे रखी है? ये नॉट गैस बोलते हैं। ये वर्ग 18 के शून्य समूह में रखी गई है। आगे देखते हैं संक्रमण तत्वों को कहाँ रखा गया है? तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में रखे गए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से पूछ लेता है कि संक्रमण तत्व कहाँ रखे गए हैं। आगे देखते हैं धातु तत्वों को रखा जाता है। तो जो धातु तत्व होते हैं, मेटल तत्व जो होते हैं, उन्हें एस ब्लॉक में रखा जाता है। और बात करें अधातु तत्वों को रखा कहाँ पे जाता है? तो नॉन मेटल होते हैं, उन्हें पी ब्लॉक में रखा जाता है। आगे देखते हैं लिथेनाइड व एक्टिनाइड को रखा जाता है। तो लिथेनाइड और एक्टिनाइड प्रकार के पदार्थ होते हैं, इन्हें एफ ब्लॉक में रखा जाता है। आगे देखते हैं आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे छोटे की आवर्त की बात करें तो प्रथम आवर्त 2 तत्व, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तत्व माना गया, प्रथम आवर्त 2 तत्व माना गया है। आगे देखते हैं आवर्त सारणी से सबसे बड़ा आवर्त कौन सा? अगर बड़े की बात करें तो छठा आवर्त माना गया जो कि 12वें तत्वपाद है। छोटा सबसे प्रथम आवर्त में है और सबसे बड़ा छठा आवर्त में है। आगे देखते हैं क्षारीय धातु हैं। तो क्षारीय धातु आवर्त सारणी में 81A माना गया है क्योंकि क्षारीय धातु होता है। आगे देखते हैं फ्रांस के नाम पर धातु है। फ्रांस एक देश है, उसके नाम पर एक धातु है, तो वो कौन से 2 धातु हैं? तो फ्रेंसियम और फ्रेमियम 2 प्रकार के धातु हैं जो कि फ्रांस के नाम पर माने गए हैं देश की। आगे देखते हैं पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम एक प्रकार का पदार्थ होता है, तो उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। आपने देखा होगा जो एक हमारा जुगनू होता है उसके अंदर एक जो ये लाइट कलर का शाइनिंग पाई जाती है वो पोलोनियम पदार्थ के कारण ही मानी जाती है। सबसे अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन सबसे भारी धातु होता है। अगर हैवी
मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे हैवी मेटल होता है। आगे देखते हैं, अगर सबसे हल्की धातु की बात की जाए कौन सा होता है, तो सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, जो कि बहुत ही हल्का होता है। लिथियम धातु आजकल जो स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर भी इसकी बैटरी बनी होती है लिथियम धातु की, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं उनके अंदर भी लिथियम बैटरी का प्रयोग होता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आगे देखते हैं, अक्रिय गैसों को समूह को क्या कहते हैं। जो अक्रिय गैस होती है उन्हें शून्य कहते हैं, जीरो माना जाता है उन गैसों को। आगे देखते हैं कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो पारा द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली पारो धातु होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है। ये तो मेटल पूछ सकता है कि मेटल कौन सा होता है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो वो पारा होता है। अगर अधातु की बात करें नॉन मेटल की, तो कौन सा होता है, तो ब्रोमीन, जो हमारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक नॉन मेटल होता है। तो साथियों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन्हें ज़रूर देखें और अपने दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।